हेलो बच्चों। तो जेई मेंस और एडवांस की कंसेप्ट एंड प्रॉब्लम सीरीज में हम एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का क्वेश्चन एक बहुत ही शॉर्टकट मेथड से आपको एक्सप्लेन करते हैं और उस मेथड को जनरलाइज करते हैं। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लगभग मोटे मोटे 3 से 4 मेथड होते हैं और शायद 2 मेथड मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ और एक मैं कॉन्सेप्ट उसमें आज बताता हूँ और एक फोर्स मेथड किसी दिन और आपको बता दूंगा। तो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम तो आप इस तरीके से समझिए कि अभी कोई इलोंगेशन नहीं है, डेल्टा एक्स इक्वल टू 0, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इसका मास m है, इसका मास m2 और अभी इसकी वेलोसिटी 0 है, इस ब्लॉक की वेलोसिटी भी 0 है। अगर आपने इस पर एक फोर्स लगा दिया F0 और यहाँ पर भी एक F0 का फोर्स लगा दिया, ठीक है, तो इसमें सबसे अच्छा तरीका होता है वही सेंट्रोमास मेथड वाला। तो अगर आप इसको सेंट्रोमास पर बैठ के सोचते हैं, ठीक है, लेकिन फिलहाल अब की बार मैं स्प्रिंग को डिवाइड नहीं करूंगा। जैसे पिछली बार जब मैंने इसको डिस्कस किया था तो स्प्रिंग को कट किया था, स्टिफनेस कांस्टेंट फिर के निकाला था सेपरेट स्प्रिंग का, फिर वो एनर्जी कंजर्वेशन, वो सब नहीं करने जा रहा हूँ और ये आसान तरीके से बता रहा हूँ आपको। तो बताइए, सेंट्रोमास इस बार एक इनर्शियल फ्रेम होगा क्योंकि ACM होता है F नेट अपॉन M टोटल और नेट फोर्स 0 है, इसलिए ये एक नेट फोर्स 0 है, इसलिए सेंटर ऑफ मास का जो एक्सीलरेशन होगा वो 0 होगा। और अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन 0 है तो ये एक इनर्शियल फ्रेम हो गया। मतलब ये है इनर्शियल फ्रेम, मतलब ये है कि ये कोई सूडो फोर्स दोनों ही ब्लॉक पे नहीं देखेगा, ठीक है, कोई भी सूडो फोर्स नहीं देखेगा। अब क्या होगा बताइए, अब आप अगर ये नॉन इसी फ्रेम से आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो सेंट्रोमास फ्रेम से ही, तो बताइए जब ये इलोंगेट होना स्टार्ट करेगा सिस्टम, तो बताइए मैक्सिमम इलोंगेशन की सिचुएशन क्या बनकर आती है, आपको पता है, सब जानते हैं। मैक्सिमम इलोंगेशन में इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। भाई ब्लॉक तब तक तो इलोंगेट होता रहेगा जब तक उसकी वेलोसिटी सेंट्रोमास फ्रेम से 0 ना हो जाए। तो ये सिचुएशन जनरेट होगी बेटा, अगर सेंट्रोमास तो अपनी जगह से हिलेगा नहीं, खैर, तो यहाँ पर ये कहेगा कि इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0। भाई यहाँ पर तो इसके रेस्पेक्ट में फोर्स लग रहा है, तो ये जैसे ये फोर्स लग रहा है तो धीमे धीमे इसमें क्या जनरेट होगा, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन आएगा तो धीमे धीमे वेलोसिटी आएगी, इलोंगेशन स्टार्ट आएगा। एक जगह क्या होगा, मीन पोजीशन आएगी, मीन पोजीशन पर इसके पास वेलोसिटी होगी मैक्सिमम और उसके बाद फर्दर इलोंगेट होगा और उसके बाद धीमे धीमे वेलोसिटी 0 आ जाएगी और यहां पर भी ये वेलोसिटी 0 होगी। अब मान लीजिए ये जो ब्लॉक है इस समय x1 से इलोंगेट कर गया और ये ब्लॉक इस समय x2 से इलोंगेट कर गया। x1 x2 कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा ये इस पर डिपेंड करेगा कि मासेस की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो जो इलोंगेशन मैक्सिमम होगा वो इसी समय होगा। अच्छा, इलोंगेशन, स्प्रिंग का जो इलोंगेशन है वो एक रिलेटिव सेपरेशन है। तो जो रिलेटिव सेपरेशन होती है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड भी नहीं करती है। तो अगर हम लोगों ने ग्राउंड फ्रेम से भी निकालते या आप सेंटर ऑफ मास पर बैठ के फाइंड आउट कर रहे हैं तो वैल्यू दोनों से सेम ही आएगी, दोनों से वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। तो कुछ नहीं, अब इसी फ्रेम से एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए। तो बताइए जो दोनों फोर्सेज ने वर्क किया वो किस में जाके स्टोर हो गया, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में जाके स्टोर हो गया, ठीक। तो आप इसी में लगा दीजिए वर्क एनर्जी थ्योरम। तो डब्ल्यू नेट इक्वल टू डेल्टा के फ्रॉम सेंटर ऑफ मास पे, ठीक। अब देखिए वर्क कौन कौन करेगा, एक तो वर्क करेंगे दोनों F0
प्लस और स्प्रिंग फोर्स करेगा, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो और फाइनल भी जीरो है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगी। क्योंकि बताइए इसके रेस्पेक्ट में ये रेस्ट से ही चला था, इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट ही चला था, और फाइनली भी रेस्ट में आ गया और ये भी रेस्ट में आ गया, तो सिस्टम के अंदर कोई भी काइनेटिक एनर्जी है नहीं। ठीक है, एफ नॉट ने, इस वाले एफ नॉट ने पॉजिटिव वर्क किया, तो एफ नॉट x1 प्लस उस वाले एफ नॉट ने भी पॉजिटिव वर्क किया, इस वाले एफ नॉट ने भी पॉजिटिव वर्क किया, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, सूडो फोर्स आएगा नहीं। और स्प्रिंग का जो वर्क होता है याद करिए, उसको हमेशा मैंने बताया था कि इन टर्म्स ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सोचना बेहतर होता है, तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा यू। भाई स्प्रिंग एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड होता है, डब्ल्यू कंजर्वेटिव इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। तो यहाँ से एफ नोट इसमें से कॉमन ले लो, ये आ जाएगा x1 प्लस x2, और इधर आ जाएगा बेटा ये, इधर प्लस डेल्टा यू बढ़ेगा, तो u फाइनल माइनस u इनिशियल। तो यहां से आ जाएगा एफ नोट x1 प्लस x2, u फाइनल बताइए कितना आ जाएगा, हाफ के x1 प्लस x2 का स्क्वायर, और इनिशियल तो जीरो, क्योंकि स्प्रिंग में कोई इलोंगेशन था नहीं, तो एक x1 से ये चला जाता है, तो डायरेक्ट x1 प्लस x2 जो मैक्सिमम इलोंगेशन है ये आ जाता है बेटा 2f नॉट बाई के। इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे जनरल कैलकुलेशन में। ये हमने एक स्टैंडर्ड रिजल्ट मान लिया कि अगर सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में दोनों ब्लॉक पर एफ नॉट का फोर्स लग रहा है, ठीक है, दोनों ब्लॉक पर एफ नॉट का फोर्स लग रहा है, तो उसमें जो इलोंगेशन आता है वो आता है 2 टाइम्स ऑफ एफ नॉट अपॉन के। ये दिमाग में सेट कर लेंगे। अब हम जनरल कैलकुलेशन करते हैं और जनरल केस, जनरल केस के लिए मान लीजिए ये m1 का मास है, ये m2 का मास है, इस पर मैंने फोर्स लगा दिया F2 और इस पर बेटा मैंने फोर्स लगा दिया F1। अब की बार मान लीजिए F1 ग्रेटर देन F2, लेट मान लीजिए, तो अगर F1 ग्रेटर देन F2 है तो सेंटर मास एक्सीलरेट करेगा, और सेंटर मास का एक्सीलरेशन हो जाएगा F1 माइनस F2 अपॉन M1 प्लस M2। दिस विल बी द एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर मास। तो सेंटर मास पे बैठ, अच्छा अभी भी इलोंगेशन इस समय क्या है, जीरो है, स्टिफनेस कांस्टेंट के है, तो जो ऑब्जर्वर सेंटर मास पर बैठा होगा वो कैसा होगा, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। ये अब की बार कैसा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल है तो राइट को अगर एक्सीलरेट कर रहा है तो इस पर ये सूडो फोर्स लगाएगा लेफ्ट की तरफ, एम ए नोट, इसको ए नोट कह देता हूँ, बाद में पुट कर दूंगा, ठीक है, और इस पर भी लेफ्ट में फोर्स लगाएगा, क्यों, खुद के एक्सीलरेशन के अपोजिट m2 a नोट। पर आपको पता है कि सेंटर ऑफ मास से ये रेस्ट में नजर आएगा, इनिशियली वेलोसिटी दोनों की जीरो थी, पर बताइए सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से इस पूरे सिस्टम पर फोर्स बैलेंस होना चाहिए। मतलब सेंटर ऑफ मास पे बैठा हुआ ऑब्जर्वर ये कहेगा जितना फोर्स m2 पे लगेगा राइट को, उतना ही फोर्स इधर लगेगा लेफ्ट पे m1 पर, क्योंकि तभी मैं रेस्ट में रह पाऊंगा। इसका मतलब दोनों फोर्स क्या है, बराबर हैं, दोनों फोर्स बराबर हैं, तभी सेंटर ऑफ मास खुद के लिए किस में पाएगा, अपने आप को रेस्ट में पाएगा। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम से देखें तो ये क्वेश्चन उसी में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि पहले तो हमने ग्राउंड फ्रेम से एफ नॉट लगाए थे, उस जिससे कि हम एक जनरल रिजल्ट की तरफ बढ़ सकें, और अब हमने सेंटर ऑफ मास फ्रेम पर बैठ के देखा, भले ही दोनों ब्लॉक पर डिफरेंट फोर्सेज लगाए थे ग्राउंड फ्रेम से, पर सेंटर ऑफ मास फ्रेम पर बैठ के देखा तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम तो तभी रेस्ट में रहेगा परमानेंट जब दोनों ब्लॉक का फोर्स क्या हो, दोनों पे बराबर हो, तभी तो सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। अगर सेंटर ऑफ मास वाले ऑब्जर्वर को ये दिख गया कि भाई सिस्टम पर फोर्स अनबैलेंस है, तब तो सेंटर ऑफ मास खुद के लिए भी रेस्ट में नहीं रहेगा। तो इसका मतलब अब ये दोनों फोर्स बराबर होनी चाहिए। दोनों फोर्स बराबर का मतलब ये हो गया कि F1 लेफ्ट में और ये माइनस M1 A नॉट मस्ट बी इक्वल टू F2 प्लस M2 A नॉट।
और लेट आप इसको पिछले वाले केस में कन्वर्ट करने के लिए एफ नॉट बोल दो कि आपने उस फोर्स को कितना बोल दिया, एफ नॉट बोल दिया। और अगर ठीक है, तो अब यहां से एफ नॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। एफ नॉट कितना आएगा, तो यह आएगा एफ वन माइनस एम वन, किसी से वैल्यू को फाइंड आउट कर लो, एफ टू प्लस एम टू ए नॉट से फाइंड आउट कर लो या एफ वन माइनस एम वन ए नॉट से फाइंड आउट कर लो। तो एम वन ए नॉट की वैल्यू लिखी हुई है ऊपर, एफ वन माइनस एफ टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। तो यहां से आ जाएगा ये एफ नॉट इक्वल टू एफ वन, इसमें से कॉमन लो तो यहां आ जाएगा एम वन, नहीं पहले मल्टीप्लाई करो, एफ नॉट इक्वल टू ये आ जाएगा एम वन एफ वन प्लस एम टू एफ वन माइनस एम वन एफ वन और प्लस एम वन एफ टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। क्लियर है? अब इसमें से कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। और आप ध्यान से देखो तो यहां से देखिए बेटा एफ नॉट की जो वैल्यू आ जाती है ये आ गई एम वन एफ टू प्लस एम टू एफ वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। कहने का मतलब ये है कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम से आप इसको एक कांस्टेंट फोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं फिर से। और अब ये मतलब ये जो फोर्स F1, अब भाई आपने एफ नॉट किसे माना है, F1 माइनस एम वन ए नॉट को माना है और सेंटर ऑफ मास से यही तो नेट फोर्स लगेगा। तो अक्स का मतलब अब यही एफ नॉट लग रहा है फिर से, जो पिछले कॉन्सेप्ट में मैंने बताया यही एफ नॉट लग रहा है। और इसको भी F2 प्लस एम टू ए नॉट को भी क्या मान लिया आपने, एफ नॉट, और एफ नॉट की वैल्यू सॉल्व होके ये आ गई है। तो ये भी एफ नॉट ही लग रहा है M2 पर, M1 पर भी एफ नॉट लग रहा है। तो अभी अभी बताया था अगर इसमें इलोंगेशन इस समय 0 है, स्टिफनेस कांस्टेंट K है इसमें, तो आप बताइए सीधे सीधे जो डेल्टा एक्स मैक्स आया वो कितना आया है बताइए, यह आया था 2f नॉट बाई के। चेक कर लो पिछले पेज पर 2f नॉट बाई के आया है, 2f नॉट बाई के आया है। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए 2 बाई के। अब ये एक शॉर्टकट आपके लिए हो जाता है कि अगर इक्वल फोर्स आपने पता कर लिया तो सीधे सीधे इलोंगेशन विल बी 2 अपॉन के, 2f नॉट अपॉन के। और एफ नॉट की वैल्यू आप इस मेथड से फाइंड आउट कर लीजिए। तो अब आप ये वैल्यू लिख दीजिए m1f2 प्लस m2f1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर हो गया? अब इसमें एक ऑब्जर्वेशन है कि जैसे m2 है तो इसके साथ किसको मल्टीप्लाई करो, f1 को। दिमाग में रखना ये थोड़ा शॉर्टकट। और m1 के साथ किसको मल्टीप्लाई करना है, इस पे लगने वाले फोर्स को। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि जब ये फोर्स दोनों अपोजिट लगें तब तो ये लेना है, और एक भी उल्टा लग जाए तो क्या लगा देना, यहाँ नेगेटिव ले लेना। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए मैंने ये लिया, तो ये मैंने ले लिया 2m का मास और ये ले लिया m का मास, ठीक है। और इस समय इलोंगेशन 0 है और इस पे जो फोर्स लगाया वो इधर लगा दिया f का, या चलो अभी मैं लेफ्ट में लगा देता हूँ, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल आपको दे दूंगा, इधर f लगा दिया, इधर मैंने लगा दिया 2f। तो अगर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ डेल्टा एक्स मैक्स कितना होगा, अभी दोनों की इनिशियल स्पीड 0 थी, ओरली लिखता हूँ, ओरली डायरेक्ट, बताइए क्या आएगा। ये देखिए रिजल्ट क्या आया था, ये आया। यहाँ पे क्या लिखना है 2 अपॉन के, क्या लिखना है 2 अपॉन के। तो ये 2 अपॉन के, अब इस फैक्टर का रोल रहता है तो इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन और दोनों पर फोर्स राइट में लग रहा है, ठीक है। दोनों में इस पर इलोंगेशन के लिए लग रहा है, इस पर भी फोर्स इलोंगेशन के लिए ही लग रहा है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो लेकिन m का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, 2f से होगा, प्लस और 2m का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, f से होगा, डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना m प्लस 2m, जो भी आ जाए कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन मान लीजिए इस तरीके से होता, इस तरीके से होता, इस तरीके से होता, इस पर फोर्स लग जाता ऐसे और इस पर भी लग जाता मान लो 4f ऐसे, और ये m है और ये भी मान लीजिए m है, और इस समय इलोंगेशन कितना है 0 है और स्टिफनेस कांस्टेंट k है। तो अब अगर हमको मैक्सिमम इलोंगेशन निकालना होता तो पता है कितना आता, बताइए x मैक्स इक्वल टू, अब ये आता कि
2/k तो यहाँ पर आएगा ही आएगा। ये अब इसका मल्टीप्लीकेशन इससे, तो ये आपने इधर पॉजिटिव मान लिया f इंटू 4f। लेकिन अब क्योंकि ये इस ब्लॉक पर जब इलोंगेशन के लिए फोर्स लगता था तब मैं इसको पॉजिटिव लेता था, पर अब ये फोर्स बेसिकली क्या कराएगा, इसको कंप्रेस कराएगा, तो इसका फैक्टर माइनस हो जाएगा, तो -f। लेकिन मास ये वाला मल्टीप्लाई होगा इसके साथ m अपॉन, और टोटल मास फिर से m प्लस m। और अगर मान लीजिए ये f का फोर्स ज्यादा होता और ये टर्म नेगेटिव आ जाता, तो फिर मैं कहता कि स्प्रिंग में क्या होगा, कंप्रेशन होगा। बात क्लियर है बेटा? तो ये मैंने एक बहुत ही आसान ढंग से आपको एक्सप्लेन किया, और एक दिन मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगा कि आप के जितने भी पॉसिबल मेथड्स हैं इस क्वेश्चन को करने के, जैसे फोर्स मेथड से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, फिर सेंटर ऑफ मास फ्रेम से भी सॉल्व कर सकते हैं, फिर एक मेथड मैंने ये बताया, 3 मेथड ये हो गए, और एक मेथड मैंने आपको और बताऊंगा कि एक ब्लॉक पर बैठ के दूसरे ब्लॉक को देख लो, उससे भी हो जाता है, और वो भी सब आसान है। ठीक है, तो एक दिन मैं ऐसा वीडियो लाऊंगा जिसमें ऑल पॉसिबल मेथड्स एक्सप्लेन हो जाएंगे, तो आपकी सब्जेक्ट के लिए डेप्थ और बढ़ जाएगी कि जितनी भी पॉसिबल एनालिसिस है उसको किस तरीके से करेंगे। ठीक है, चलिए।